फिल्म की शुरुआत में ही हमें जेल का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी सारे खतरनाक कैदी थे और उनके बीच ही हम एक और कैदी को देखते हैं। वो कितनी खतरनाक थी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। उस लड़की का नाम सीना था जो किसी हसीना से कम नहीं थी। हम देख पाते हैं कि सीना को जेल में वहां के गार्ड उसे पकड़कर कहीं ले जा रहे थे, जहां हम देखते हैं कि उसे मिलने एक वकील आया हुआ था। वो सीना को एक पेपर साइन करने के लिए कह रहा था ताकि वो उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर सके, जिसके लिए वह बार बार सीना पर प्रेशर डाल रहा था। लेकिन सीना भी जानती थी कि यह उसे मारने की एक चाल है, इसलिए वो उस पेपर पर साइन नहीं कर रही थी। वो वकील उसके पास 35 बार आ चुका था उस पेपर पर साइन करवाने के लिए, लेकिन सीना उसे हर बार वापस भेज देती थी। अब यहाँ से मूवी की स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि कोरिया के हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कोर्ट के बाहर बहुत सारी मीडिया और पुलिस वाले खड़े थे, जिसे देखने से हमें पता चलता है कि आज जरूर किसी बड़े क्रिमिनल की सुनवाई है। तब हमने देखा कि आज कोरिया के सबसे बड़े माफिया की सुनवाई थी। आज कोर्ट में उसे बहुत कड़ी सजा मिलने वाली थी क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे और वह माफिया जानता था कि इस बार वह नहीं बच सकता। साथ ही उस वकील ने उसके खिलाफ जज से फांसी की मांग की थी। तभी वहां पर सोंग आ गया और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड सीना भी थी जो इस माफिया के लिए केस लड़ रही थी और उसने अब शराफत का रास्ता छोड़कर अपराध का रास्ता अपना लिया था। वह पहले जैसी नहीं थी, अब उसे लोगों को मारना बहुत अच्छा लगने लगा था। तभी कोर्ट में एक धमाका हो गया और हम देखते हैं कि सोंग और उसके लोगों ने अचानक से कोर्ट के भीतर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें वहां बहुत सारे लोग और पुलिस वाले मारे गए। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। तभी बाहर बैठे पुलिस वालों को गोलियों की धीमी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी उन्होंने बच्चों को वहां बैलून फोड़ते हुए देखा और उन्हें लगा कि ये बैलून फटने की आवाज है। लेकिन एक पुलिस वाले को शक हो गया और वह जांच करने के लिए भीतर जाता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सोंग और उसकी गर्लफ्रेंड उस माफिया के पास आकर खड़े हो गए, जिस पर उसने कहा कि मुझे जल्दी ही यहाँ से बाहर निकालो क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और पुलिस यहाँ पर आती ही होगी। लेकिन सोंग और उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और वह कहता है कि इतने सालों से मुझे इसी मौके का इंतजार था ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं, क्योंकि वो माफिया बॉस भी उन्हीं गैंगस्टर में शामिल था जिन्होंने सीना का रेप किया था और इसलिए सोंग और उसकी गर्लफ्रेंड सीना ने उसे ग्रेनेड से उड़ा दिया। लेकिन तभी उस पुलिस की टुकड़ी भी भीतर आ गई और उनके बॉस का नाम डोंग था जो उन सभी पुलिस का हेड था। धमाके के बाद सभी लोग कोर्ट से बाहर आने लगे, जिनमें से कौन अपराधी है या कौन नहीं पहचान पाना मुश्किल हो गया था। लेकिन बाहर जाते वक्त सोंग डोंग से टकरा गया, जिससे उसकी गन नीचे गिर गई। लेकिन जैसे ही डोंग उसे मार पाता, इसी समय सोंग के आदमियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और सभी पुलिस वालों को संभलने तक का भी मौका नहीं मिल पाया। पर डोंग अपने साथ कुछ पुलिस वालों को बचा लेता है, जिसके बाद जैसे ही वह भीतर जाता है तब सीना उससे मदद मांगने के बहाने उसे धोखे से मारने की कोशिश करती है। लेकिन डोंग बच जाता है और कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में पुलिस भी आ गई थी और उन सभी पुलिस वालों ने कोर्ट को पूरी तरह से घेर लिया था। तभी कोर्ट के बाहर उस माफिया का बेटा केन सभी पुलिस वालों को मरवा देता है ताकि भीतर जितने भी उसके लोग हैं वे जल्दी से बाहर आ सके। इसके बाद हम कोर्ट के भीतर देखते हैं, वहाँ काफी मात्रा में पुलिस वाले मारे गए थे। लेकिन डोंग देखता है कि सोंग ने उसके साथी को बंदी बना लिया है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है और वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके साथी को छोड़ दे क्योंकि वह घायल है और उसके बदले वे उसे बंदी बना सकते हैं। यह सुनकर सोंग कहता है कि पहली बार किसी पुलिस वाले ने अक्लमंदी की बात की है, इसलिए वह उसे पकड़ने उसके पास जाने लगता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि डोंग के पास एक ग्रेनेड भी है। लेकिन सोंग उसे उस ग्रेनेड की पिन खींचते हुए देख लेता है और उसे दूर भागता है, लेकिन डोंग ने भी उसे पकड़ लिया था। तभी सीन उसे बचाने के लिए डोंग पर गोली चलाती है और वो गोली गलती से सोंग को लग गई, जिससे वह वहीं मर गया और इसी समय ग्रेनेड भी फट गई, जिससे डोंग की आंख से ब्लड आने लगा और वह बुरी तरह से घायल हो गया। इधर दूसरी तरफ बाहर उस माफिया के बेटे केन को पता चलता है कि सोंग और सीना ने उसे धोखा देकर उसके पिता की हत्या कर दी है। यह सुनते ही वो अपनी गाड़ी से कूद गया। तभी उसकी गाड़ी भी ब्लास्ट हो गई और वो अपने सभी लोगों के साथ वहां से भाग निकला। तभी हम भीतर देखते हैं जहां सभी पुलिस वाले आकर सीना को पकड़ लेते हैं। सीना खुद को मारने ही वाली थी, लेकिन पुलिस वालों ने उसके हाथ से बंदूक छीन ली। जाते जाते सीना डोंग से कहती है कि मैं तुम्हें मारने एक दिन जरूर आऊंगी और तुम जब तक जियोगे वह तुम पर मेरा एहसान होगा। लेकिन ग्रेनेड के धमाके से डोंग की आंखों से खून निकल रहा था और एक बार फिर से कहानी 5 साल पीछे जाती है, जहां पर कोरिया के एक शहर में कुछ ड्रग डीलर्स
और गैंगस्टर मिलकर एक लड़की का रेप कर रहे थे और वहीं पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड सॉन्ग भी था और वह भी उन सभी गैंगस्टर के अंडर ही काम करता था। साथ ही साथ सॉन्ग अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वह गैंगस्टर उससे ज्यादा पावरफुल थे। इसलिए वह खुद को मारने का डिसाइड करता है, लेकिन जैसे ही वह खुद को गोली मारता है उसकी बंदूक से गोली नहीं चलती और वह बच जाता है। इसके बाद उसने मन ही मन अपना फैसला बदल लिया और वह रेप होने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हुए इन सभी चीजों का बदला उन लोगों से जरूर लूंगा, और इसलिए उन दोनों ने ऐसा किया। अब सीन प्रेजेंट में आती है जहां किसी हॉस्पिटल में डोंग का इलाज चल रहा था। तब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी रेटिना पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और उसकी आंखों को किसी भी ऑपरेशन से ठीक नहीं किया जा सकता, जिससे वह कुछ भी नहीं देख सकता और वह परमानेंटली अंधा हो चुका था। फिर हम ली नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जिसने भी उसी गोलीबारी में अपना एक पैर खोया था और उस जगह पर सिर्फ यही दोनों जिंदा बच पाए थे। लेकिन तभी वहां पर उनका सीनियर ऑफिसर आ जाता है जो कि ली को उन सभी पुलिस वालों की मौत का जिम्मेदार बनने को कह रहा था, जिसे सुनकर ली ने साफ साफ मना कर दिया और उसने अपने सीनियर ऑफिसर को बताया कि डोंग ने यह फैसला कोर्ट के भीतर फंसे सभी लोगों को बचाने के लिए लिया था। तभी वहां पर डोंग आ जाता है और उसने ली को बचाने उस पेपर पर साइन कर दिया, जिससे सभी लोगों को लगने लगा कि डोंग की लापरवाही की वजह से ही उन सभी पुलिस वालों की जान गई। इसके बाद उसने उस हादसे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसके बाद अगले दिन उन सभी पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए डोंग भी वहां गया था, लेकिन डोंग को देखते ही वहां खड़े सभी लोग नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया क्योंकि वे सभी लोग जानते थे कि डोंग की वजह से ही उनके परिवार वाले मारे गए और वे लोग उसे डरपोक भी कह रहे थे क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद भी वे दोनों पुलिस वाले ही सिर्फ जिंदा बचे थे। इसलिए उन लोगों को इन दोनों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि डोंग भी उन सभी के साथ मिला हुआ है, इसलिए वह आज जिंदा बच पाया। इसके बाद वह घर जाकर कुछ काम करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उससे एक गिलास फिसलकर टूट जाता है, इसलिए वो अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। लेकिन सोते वक्त उसे काफी बुरे सपने आने लगे जिसमें उसने अपने साथियों को मरते हुए देखा, जिससे वह काफी घबरा गया। लेकिन आंखों की रोशनी चले जाने से उसे अपने घर के छोटे मोटे कामों को करने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। दिन बीत रहा था और उसके भीतर काफी ज्यादा गुस्सा भरने लगा और वह गुस्से में अपने घर के सभी सामान को तोड़ने लगा और सड़क पर भी जाने के बाद वह गाड़ियों की शोर से बौखला जाता था। एक दिन वह सड़क पर गुस्से में कार का शीशा तोड़ देता है क्योंकि उस कार का मालिक उसे चिल्ला चिल्लाकर गद्दार बोल रहा था। फिर कुछ देर बाद पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसी वक्त ली ने जाकर उसकी बेल करवाई और उसे समझाने लगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब उसके डिपार्टमेंट ने ही उसका साथ छोड़ दिया तो उसके कुछ भी करने से या जनता को सच्चाई बताने से कुछ नहीं बदलने वाला। कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा और उसे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तभी वहां पर उसकी बेटी भी आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले गई। उसका नाम जैन था और वो अपने पिता यानी डोंग की हेल्प करती थी। वो घर के छोटे मोटे कामों में अपने पिता का हाथ बटाने लगी। अंधा होने के बाद डोंग की सुनने की शक्ति काफी बढ़ गई थी। अब रात में सोते वक्त उसे अपने आसपास कुछ महसूस होता है और वह जैसे ही उस आवाज को फॉलो करता है तब उसे पता चलता है कि वहां पर कोई है। वो ली था। तब उसने वहां पर ली को पकड़ लिया और उससे खुद के घर पर नजर रखने की वजह पूछी क्योंकि काफी दिनों से ली उसके घर में ही चोरी से रह रहा था, जिस पर उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और वह दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। कुछ देर फाइट करने के बाद वो शांत हो जाते हैं और तब ली ने उसे बताया कि उसे और उसकी बेटी की लाइफ को बहुत खतरा है क्योंकि कुछ लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं और वे लोग जरूर तुम्हें कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं और तुम तो वैसे भी अंधे हो, तुम अपनी बेटी की रक्षा कैसे करोगे। तभी उसकी बेटी जैन वायलिन बजाने लगती है, जिससे वह दोनों शांत हो जाते हैं। इसके बाद ली भी वहां उनके साथ रहने के लिए आ जाता है। डोंग नहीं चाहता था कि उसकी इस कमजोरी का कोई फायदा उठाए और उसकी बेटी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए, और इसलिए डोंग अपनी बॉडी को और ज्यादा ट्रेन करने लगता है ताकि वो अपना और अपनी बेटी की रक्षा खुद से कर सके। वह डेली एक्सरसाइज करता था और उसने अपने ही बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जिम भी ज्वाइन कर लिया। साथ ही साथ अंधा हो जाने पर उसके बाकी ऑर्गन्स काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे। इसके बाद हम सीना को देख पाते हैं और दोस्तों ये कहानी इसी सीन के साथ शुरू हुई थी जहां हम देखते हैं कि शीना को जेल के गार्ड उसे पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। उससे मिलने केन का वकील आया हुआ था। उसका वकील सीना को एक पेपर पर साइन करने के लिए कह रहा था ताकि वो उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर सके, जिसके लिए वो बार बार सीना पर प्रेशर डाल रहा था। लेकिन सीना भी जानती थी
कि यह उसे मारने की एक चाल है, इसलिए वह उस पेपर पर साइन नहीं करती। केन का वकील उसके पास 35 बार आ चुका था उस पेपर पर साइन करवाने के लिए, लेकिन सीना उसे हर बार वापस भेज देती थी। फिर हमें डोंग को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के वायलिन परफॉर्मेंस के लिए उसे तैयार कर रहा था। वो उसका मेकअप अपने हाथों से करता है। इसके बाद वो उसका परफॉर्मेंस देखने उस थिएटर में जाकर बैठ गया और अपनी बेटी के परफॉर्मेंस का इंतजार करने लगा। लेकिन उसकी बेटी जेन का लिरिक्स कॉपी किसी ने चुरा लिया था, जिस पर उसने अपने सारे लिरिक्स लिखे थे। इसलिए टीचर उसकी इस लापरवाही के लिए उसे काफी डांटती है और उसका परफॉर्मेंस किसी और लड़की को दे देती है। साथ ही टीचर ने कहा कि यही तुम्हारी पनिशमेंट है। इसके बाद सभी बच्चे अपना परफॉर्मेंस देने स्टेज पर आकर बैठ गए और उन्हें देखकर जेन स्टेज के पीछे काफी मायूस हो रही थी। जब सभी बच्चे अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे तब डोंग उन सभी की प्ले को सुनता है, लेकिन वह उनकी म्यूजिक सुनकर समझ जाता है कि वहां पर उसकी बेटी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, क्योंकि वह जेन की म्यूजिक को अच्छी तरह से जानता था। इसलिए वह जल्दबाजी में अपनी बेटी जेन को फोन करता है, लेकिन पहली बार में जेन उसका फोन नहीं उठाती क्योंकि वह काफी निराश थी। और हम देखते हैं कि जेन जब पार्किंग से जा रही थी तब कुछ लड़के उसका पीछा करते हैं और उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। तभी जेन अपने डैड को कॉल करके उनसे मदद मांगती है। यह सुनते ही डोंग परफॉर्मेंस छोड़कर बाहर आ जाता है और सभी बच्चों से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वहां उसे कुछ पता नहीं चला। उसने अपनी बेटी को चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तब डोंग समझ गया कि उसकी बेटी काफी बड़ी मुसीबत में है और केन के लोगों ने ही उसे किडनैप किया है। इसलिए वो जब उन्हें रोकने गया तब उन लोगों ने उसे अपनी गाड़ी से धक्का मारकर वहां से निकल गए। डोंग तुरंत ही पुलिस में इस बात का कंप्लेंट करता है। इसके बाद पुलिस ने उसकी बेटी को ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही घंटे बाद पुलिस को एक लड़की की लाश समुद्र के किनारे मिली और उस लड़के ने स्कूल की ड्रेस भी पहन रखी थी। डोंग ये सुनते ही काफी डर गया। वो सोचने लगा कि कहीं वो उसकी बेटी जेन तो नहीं है। इसलिए वह गाड़ी से उतरकर क्राइम सीन पर जाता है और पुलिस वालों ने उसे कुछ चीजें भी दी, जिसे छूने पर डोंग को पता चला कि ये सारी चीजें उसकी बेटी की ही थी। यह देखकर डोंग काफी रोने लगा, क्योंकि उन लोगों ने उस लड़की का चेहरा बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था और उन्होंने उसे बहुत बेरहमी से मारा था। लेकिन जब डोंग ने उसके हाथ टच किए तो उसे पता चला कि यह उसकी बेटी नहीं है, क्योंकि 10 सालों से वायलिन बजाने से उसकी बेटी के हाथ काफी सख्त हो गए थे, लेकिन उस लड़की का हाथ बहुत ही मुलायम था। यह देखकर डोंग समझ गया कि ऐसा प्लानिंग किसी ने जानबूझकर किया है ताकि उसे लगे कि उसकी बेटी मर चुकी है। डोंग पुलिस वालों से कहता है कि यह बॉडी उसकी बेटी की नहीं है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसकी बेटी मर चुकी है। इसी बात पर उसकी एक पुलिस वाले से बहस हो जाती है और तब डोंग ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। दूसरी तरफ हम सीना को देखते हैं, जिससे जेल की कोई भी कैदी बात नहीं करती थी। सभी उससे जानबूझकर दूर रहते थे कि तभी हम देखते हैं कि एक दूसरे कैदी ने उसे मारने के लिए उस पर हमला कर दिया, लेकिन सीना ने उस कैदी को ही बहुत बेरहमी से मार दिया। इसलिए पुलिसकर्मी जाकर उसे पकड़ लेती हैं। तभी सीना की नजर टीवी पर जाती है और वो डोंग को देखकर पहचान जाती है और फील करती है कि डोंग से बदला लेने का वक्त आ गया है। इसलिए वो उन पेपर्स पर साइन करने के लिए रेडी हो गई ताकि उसे दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा सके। पेपर पर साइन करने के बाद उसी रात सीना को दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था, लेकिन जब सीना जा रही थी कि तभी रास्ते में केन द्वारा भेजे हुए 2 बाइकर्स ने पुलिस की गाड़ी पर बम लगा के उसे ब्लास्ट कर दिया, जिससे उनकी गाड़ी पलट गई और फिर उन बाइकर्स ने उस वैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे उसके भीतर बैठे सारे पुलिस वाले मारे गए। लेकिन तभी उस गाड़ी में से सीना एक शॉटगन लेकर बाहर आती है और उन सभी हमलावरों को मारकर वहां पर एक घायल पुलिस ऑफिसर का ड्रेस और उसकी आईडी लेकर वहां से चली जाती है और इस तरह सीना जेल से आजाद हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंग पुलिस स्टेशन में बैठा है और पुलिस ऑफिसर उसे एक पेपर पर साइन करवाता है, जिस पेपर पर लिखा हुआ था कि उसकी बेटी की लाश समुद्र के किनारे मिल चुकी है। और उन पुलिस वालों ने उसकी बेटी की मौत पर कोई इंक्वायरी भी नहीं किया, क्योंकि वह सभी पुलिस वाले उस केस को जल्द से जल्द बंद करना चाहते थे और साइन करवाने के बाद उन्होंने इस केस को क्लोज भी कर दिया। यह देखकर डोंग समझ गया कि वे सभी पुलिस वाले केन से मिले हुए हैं, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी को खुद ही खोज लेगा। इसके बाद 2 पुलिस वाले डोंग को वहां से ले जा रहे थे, तभी उसने उन दोनों पुलिस वालों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया। इस कार में एक लड़की भी होती है, जिसके सिर पर डोंग ने बंदूक रखकर उसे ड्राइव करने को कहा। दोस्तों, हम देखते हैं कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि सीना ही थी और उसने एक पुलिस ऑफिसर का ड्रेस भी पहना हुआ था। सीना ने ऐसा ही किया
और वो उसकी सारी बातें मानने लगी। डोंग उसे जैसा कहता था वो वैसा ही करती थी। डोंग इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसके साथ कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि उसकी एक और दुश्मन सीना है। सीना डोंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, क्योंकि तुम्हारी बेटी के साथ जो भी कुछ हुआ वैसा इस शहर में बहुत सारी लड़कियों के साथ हो चुका है। यह पूरा मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। शहर में ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो मानव तस्करी में शामिल है और इसके बाद वे सभी लड़कियों को किडनैप करके डार्क वेब पर उनकी नीलामी करते हैं, जहां उन्हें उन लड़कियों के बदले काफी मोटा पैसा मिलता है। दरअसल दोस्तों, सीना उसकी मदद इसलिए करना चाहती थी क्योंकि कुछ सालों पहले उन लोगों ने उसके साथ भी ऐसा ही किया था। इसलिए वो अपने साथ हुई घटनाओं का बदला उनसे लेना चाहती थी और उसने सोचा कि ऐसा किसी और लड़की के साथ दोबारा ना हो और वो वैश्यावृत्ति का ये धंधा खत्म करना चाहती थी और डोंग उसका बदला लेने के लिए एक अच्छा साधन था। साथ ही उसने बताया कि इस पूरे वारदात में पुलिस वाले भी उनसे मिले होते हैं। यही कारण है कि उन्होंने जानबूझकर केस को बिना इन्वेस्टिगेट किए क्लोज कर दिया और अगर हमने उनसे दोबारा मदद मांगी तो इससे जैन की जान को खतरा हो सकता है और तब वो अपनी बेटी से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। दूसरी तरफ हम केन को देखते हैं जो काफी गुस्से में था और उसने उन सभी लोगों की जान ले ली जो सीना को पकड़ने गए थे और खाली हाथ लौट आए। तभी उसका मैनेजर आकर उसे बताता है कि आज लड़कियों का एक नया बैच आया है और इसी बैच में जैन भी शामिल थी। इसलिए केन अपने मैनेजर के साथ उन सभी लड़कियों को देखने जाता है। इन सभी लड़कियों की नीलामी आज डार्क वेब पर होने वाली थी, लेकिन जब केन ने जैन को देखा तो उसे जैन बाकी सभी लड़कियों से अलग लगती है। वो उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगा था, लेकिन जब वो उसे छूने की कोशिश करता है तब जैन उसके हाथ को काट लेती है। दूसरी तरफ डोंग और सीना एक प्लान बनाते हैं जिसमें डोंग सीना को बेचने के बहाने उन गैंगस्टर के अड्डे पर जाएगा और उन्हें पकड़ लेगा। इसलिए वह सीना को लेकर उस जगह पर जाता है जहां पर उसने अपनी कार के ऊपर एक बोतल रखकर उन गैंगस्टर के आने का इंतजार करना था। वह सीना को बेचकर अपनी बेटी तक पहुंचना चाहता था। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी और वही उन सभी लड़कियों को गायब करने का काम संभालती थी। डोंग उसे कहता है कि वो अपनी बेटी को खोजते हुए यहाँ आया है। वे लोग उसकी बेटी वापस लौटाकर इस लड़की को अपने पास रख सकते हैं। तब वह बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ पर हर रोज बहुत सारी लड़कियां आती है, उनमें से तुम्हारी बेटी कौन है उसे क्या पता। इसलिए वो डोंग को कुछ पैसे देकर वहां से चुपचाप चले जाने को कहती है और तभी उस बुढ़िया के लोग सीन को लेकर एक खुफिया रास्ते से होते हुए एक टनल के भीतर चले गए। लेकिन सीना ने भीतर जाते वक्त उस बुढ़िया को डोंग को मारने का इशारा कर देती है। इसलिए वह बूढ़ी औरत डोंग को मारने के लिए एक बंदूक से उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक की आवाज सुनते ही डोंग पहले ही चौकन्ना हो गया और वह इस बूढ़ी औरत की गन छीनकर उसे ही बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उस खुफिया टनल से भीतर जाने लगा, लेकिन तभी रास्ते में कुछ लोग उसे पकड़कर भीतर ले गए और उन्होंने डोंग को लोहे की चैन से जकड़कर बांध दिया और उसके सामने ही उन्होंने सीना को भी बांधकर उल्टा लटकाया था, जिसके नीचे एक पानी का टब भी था। तभी वहां पर रेड ड्रैगन आ गई। यह वही औरत थी जो उन सभी लड़कियों को केन के पास सप्लाई करती थी। इसलिए वह सीना को दिखने आती है, जिसे दिखते ही वह उसे पहचान गई। और दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये कहानी 2 पार्ट में है, तो अगला पार्ट हम कल लेकर आएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।